Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to discuss with you practical problem related to the topic dissolution of partnership firm. I'm going to discuss with you the topic how to solve questions when balance sheet at the date of dissolution is not given. Let's discuss one problem related to this topic. On 1st April 2017, X, Y and Z started business sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They contributed rupees 1 lakh, rupees 80,000 and rupees 40,000 as their capital, which was deposited into bank. Each partner withdrew rupees 15,000 during the year. The firm was dissolved on 31st March 2018 and X took up the stock at an agreed price of rupees 25,000, Y took up furniture at rupees 5,000 and Z took up debtors at rupees 18,500. Then creditors were paid off and then remained a balance of rupees 14,000 in the bank account. Now we need to prepare the necessary accounts to show the distribution of cash at bank and of further cash brought in by any of the partners. तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो नहीं दे रखी। तो जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट ना दी हो तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाएंगे एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो दिखाती हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। We'll prepare the memorandum balance sheet. तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में जो एसेट्स थे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि कौन कौन से एसेट्स हैं। तो हमारे पास किसी एसेट की कोई जानकारी नहीं है तो एसेट्स को हम बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकालेंगे। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें दी है? वो इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल। आप देखिए पार्टनर की जो कैपिटल है उसकी जानकारी दे रखी है। तो ये कैपिटल की जानकारी हम हमारी लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे और ये भी लिखा है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की हैं 15,000 ईच की। तो वो ड्राइंग्स जो हैं वो भी लाइबिलिटी साइड पर हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल में से माइनस करके। तो दिखाती हूँ आपको कि कैसे हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। लेट्स सी दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज कैपिटल, एक्स की कैपिटल को हम लिखेंगे। तो एक्स की कैपिटल में आपका सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग कितना है? 1 लाख रुपये का एक्स का। इसमें हम इसमें आप कुछ अगर मान लो वो कोई करता एडिशनल कैपिटल लगाता तो वो हम क्या करते इसमें ऐड करते, या अगर पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो वो हम ऐड करते। तो ऐड इसमें कुछ भी नहीं होना, हमें करना है यहाँ पर लेस। क्या चीज़ लेस करेंगे हम? हमें क्वेश्चन में दी है जानकारी ड्राइंग्स की तो हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की हैं? ड्राइंग्स 15,000 की है हर एक पार्टनर के लिए, तो ये हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमेनिंग उसकी कैपिटल है एक्स की वो बची 85,000। सिमिलरली वाईज कैपिटल, वाई की भी जो कैपिटल है आप उसका ओपनिंग लिखेंगे। ओपनिंग कितना था वाई का? 80,000 था। अब सिमिलर वे में आप लेस कर देंगे उसकी ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स उसने भी कितने की 15,000 की। तो ये 15,000 की जो ड्राइंग्स हैं इनको लेस करके वाई की कैपिटल आ गई 65,000 की। अब लिखेंगे जेड्स कैपिटल। तो जेड की जो कैपिटल है उसका ओपनिंग बैलेंस हमें कितना दिया है? उसका ओपनिंग बैलेंस दिया था 40,000। इसमें से सेम तरीके से आप कर देंगे लेस ड्राइंग्स। तो ऐड कुछ भी नहीं करना, ड्राइंग्स को करना है लेस, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐड वाली नहीं थी। तो ये लेस करके हमारे पास 25,000 की जेड की रिमेनिंग कैपिटल आई। अब इस लाइबिलिटी साइड का हम कर लेंगे टोटल विच कम्स आउट रुपीज़ 1,75,000। So same total will be written on the asset side, and now we get our balancing figure which will become our sundry
एसेट्स। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगी? सन्ड्री एसेट्स कहलाएगी। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई, अपने सन्ड्री एसेट्स को किया आपने फाइंड आउट। क्या तरीका अपनाया? लाइबिलिटीज़ का जो टोटल था उसमें से आपने अपना जो एसेट था उसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो वही जो लाइबिलिटीज़ का टोटल था वो सेम क्या बन गया? आपकी एसेट्स का भी टोटल। अब आपको क्या करना है? अब आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास सन्ड्री एसेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो मैं लिखती हूँ टू सन्ड्री एसेट्स। कितने हैं वो? अभी आपने फाइंड आउट किए 1,75,000 के, कर दिए ट्रांसफ़र। अब वापस क्वेश्चन पे चलती हूँ, क्वेश्चन को पढ़ती हूँ कि यहाँ पे एक्स टुक अप स्टॉक, एक्स स्टॉक को लेकर गया, कितने प्राइस पर लेकर गया? ₹25,000 पे। ओके, ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे कि एक्स ले गया है, यहाँ पे लिखते हैं बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्या लेकर गया है? एक्स स्टॉक को लेकर गया है, कितने पर? 25,000 पे। नेक्स्ट देखती हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है वाई टुक अप फर्नीचर, वाई लेकर गया फर्नीचर को, कितने पर? 5,000 पे। तो मैं इसको लिख लेती हूँ बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिख लिया मैंने फर्नीचर कि वाई फर्नीचर को लेकर गया है 5,000 पे। जिस प्राइस पर लेकर जाएंगे हम वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, Z टुक अप डेटर्स एट ₹18,500। Z लेकर गया डेटर्स को, तो मैंने लिखा बाय Z's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका नाम एसेट का डेटर्स, कितने पर? 18,500 पे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे आपने देखा क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया, लेकिन क्वेश्चन में क्रेडिटर्स कितने के हैं ये तो गिवन ही नहीं था। हमने जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई वहाँ पे आपने कोई क्रेडिटर्स की जानकारी नहीं लिखी। ये लिखा है कि क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, लेकिन कितने के थे वो सब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनको पे ऑफ करने के बाद देन रिमेन्ड अ बैलेंस ऑफ ₹14,000 इन द बैंक अकाउंट। उन्हें पे ऑफ करने के बाद बैलेंस बचता है बैंक अकाउंट में 14,000 का। अब सवाल उठता है कि ये बैलेंस कहाँ से आया होगा? ये बैलेंस आया होगा जो आपने एसेट्स को रियलाइज़ किया, एसेट को रियलाइज़ करके जो पैसा आया उस पैसे से आपने क्रेडिटर्स को किया होगा पे ऑफ। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे कि 14,000 is the net amount realized on the sale of assets. So we will write by bank account, हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कितना पैसा? 14,000। तो हमने क्या अज्यूम किया कि क्रेडिटर्स मस्ट हैव बीन पेड ऑफ आउट ऑफ द कैश रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। सो 14,000 इज द नेट अमाउंट रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। इसे करने के बाद अब आप अपने अकाउंट को करेंगे बैलेंस। तो अकाउंट को बैलेंस आपको पता ही है हम कैसे करते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड का आप निकालेंगे कि कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, कौन सी साइड कम आ रही है। ठीक, तो हम इसको करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए मैंने डेबिट साइड का टोटल देखा, तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 1,75,000 है। तो ये टोटल मैं लिख लूँगी यहाँ पर 1,75,000 जो कि ज़्यादा है, और क्रेडिट साइड का टोटल है कम, तो जो साइड बड़ी है उसका टोटल हम दोनों तरफ लिख लेंगे। और मैंने क्रेडिट साइड का टोटल करके डिफरेंस निकाला, 1,75,000 में से माइनस किया, तो मेरा डिफरेंस आया 1,12,500 का। तो ये जो है आपका डिफरेंस ये कहलाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो ये लॉस जो है, ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है, loss on realization will be transferred. So loss on realization transferred to capital account. पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ये लॉस हो जाएगा ट्रांसफ़र। तो कौन कौन है आपके जो पार्टनर हैं फर्म के? वो हैं एक्स, वाई एंड जेड। तो इस पर्टिकुलर जो लॉस है आपका
12,500 का, इसे आप इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे विच इज़ 3:2:1। बांटने के बाद x के अकाउंट में आएंगे 56,250, y के अकाउंट में आएंगे 37,500 और z के अकाउंट में आएंगे 18,750। तो ये जो है आपने इस तरीके से इस लॉस को किया डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना है वो बैलेंस, वो आपने जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी उसमें जो रिमेनिंग बैलेंस था वो आपने लिखा है। तो 85,000, 65,000 एंड 25,000। तो जो आपका ड्राइंग्स लेस करके रिमेनिंग बैलेंस बचा था वो आपने लिखा। इसके अलावा अब हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स ने कोई एसेट को एक्वायर किया था या कोई लाइबिलिटी को पे ऑफ किया था। तो सबसे पहले तो हमने चेक किया अपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट को, वहाँ पे कैपिटल का जिक्र था, वो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। नंबर 2 पे हम गए अपनी रियलाइजेशन अकाउंट पे, जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम लिखा है वो मैं अंडरलाइन करने लगी हूँ। एक्स ने स्टॉक लिया, वाई ने फर्नीचर लिया, Z ने डेटर लिए। तो ये जो है जानकारियाँ आप जो रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर के नाम को क्रेडिट साइड पे देख रहे हैं, जब यही जानकारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी तो वो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे, और नाम किसका आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का। तो मैं लिख लेती हूँ इसको, यहाँ मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगी एसेट्स टेकन। तो इन्होंने जो जो एसेट्स लिए उसका अमाउंट हम भर देते हैं। एक्स ने 25,000 का स्टॉक लिया, वाई ने 5,000 का फर्नीचर लिया और जेड ने 18,500 के डेटर्स लिए। क्लियर यहाँ तक? वापस चलते हैं रियलाइजेशन में। क्या कैपिटल अकाउंट का नाम और फिर से आया यहाँ पर? हाँ जी आया है। कब? जब हमने लॉस को किया है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो ये जो लिखा है ना एक्स वाई एंड जेड, जो इनके अकाउंट में लॉस है जो आपने ट्रांसफ़र किया था, तो ये आपको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा उनकी डेबिट साइड पे। तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड दिस इज द लॉस। तो जिस रेशियो में हमने बांटा था वो हम अमाउंट लिख देंगे 56,250, 37,500, 18,750 लिख दिया आपने ये। तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को चेक किया, उससे जानकारी यहाँ पर ट्रांसफ़र की। तो इस तरीके से हमने अपनी कैपिटल अकाउंट में इंफॉर्मेशन डाली है। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करने की। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है। तो हम सबसे पहले एक्स के अकाउंट से करते हैं शुरुआत। तो एक्स के अकाउंट में जैसे कि आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड का टोटल है 85,000, जो कि डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है। तो ये टोटल मैं दोनों तरफ लिख दूंगी और बैलेंसिंग फिगर निकाल के देखूंगी। तो बैलेंसिंग फिगर आती है 3,750। तो ये क्या है आपका? ये आप उसे पेमेंट कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं उसकी कैपिटल को। तो ये लिखा टू बैंक अकाउंट, दिस इज पेमेंट मेड, हम इसे कर रहे हैं पेमेंट। इसकी कैपिटल की जा रही है रिमेनिंग कैपिटल वापस। अब हम चलते हैं वाई की तरफ। तो वाई का जो क्रेडिट साइड है अगेन ज़्यादा है 65,000 का, ये टोटल हम इसकी डेबिट में भी लिख देंगे। इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस हमने निकाला तो वो आया आपका 22,500 का। इसका मतलब वाई की भी कैपिटल की गई है वापस। चलते हैं जेड की कैपिटल की तरफ। तो जेड का जो क्रेडिट साइड है वो तो सिर्फ 25,000 है, जो कि कम है, जबकि डेबिट साइड का टोटल है 37,250। तो ये दोनों तरफ लिख लेंगे हम और इसका हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर इसका आया 12,250। तो ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर है 12,250, ये क्या शो कर रहा है और ये किसके नाम पे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा बाय बैंक के नाम पे। ये शो करता है डेफिशिएंसी
ब्रॉट इन, इसका मतलब Z की कैपिटल पड़ रही थी कम, तो वो डेफिशिएंसी को पूरा करता है और पैसा फर्म को जमा कराता है 12,250 का। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसमें आपने जहाँ जहाँ पे बैंक लिखा है इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ और ये जानकारी हमारी बैंक अकाउंट में जाएगी। इसी तरीके से मैं एक बार आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिखाना चाहती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट में भी जहाँ बैंक लिखा है इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी आपको कहाँ दिखानी है, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में ये जो आपने लिखा है बाय बैंक अकाउंट, ये आपका जो बैंक अकाउंट बनेगा उसमें डेबिट साइड पे जाएगा आपके रियलाइजेशन अकाउंट के नाम पर, क्योंकि ये पैसे रिसीव्ड हैं। 14,000 क्या हैं, पैसे रिसीव हुए एसेट को रियलाइज करके। ओके ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में भी आपने देखा कि क्या कोई पैसा आपको रिसीव हुआ, तो वो था Z से। और क्या कोई पेमेंट आपने की, यस वो पेमेंट आपने की है X और Y को। ठीक है, पैसा किससे मिला, Z से। तो देखते हैं अब बैंक अकाउंट में कैसे बनाऊंगी। बैंक अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में मैंने लिखा नेट एसेट्स रियलाइज्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नेट एसेट रियलाइज्ड हमारे थे 14,000 के, और कहाँ से पैसा आया, Z ने डेफिशिएंसी पूरी की तो मैंने लिखा टू Z's कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे, 12,250। पेमेंट किस किस को की, तो रियलाइजेशन में तो कोई पेमेंट नहीं थी कैश में, हमने कैपिटल अकाउंट देखा वहाँ आपने पेमेंट की है X की कैपिटल वापस की, X कैपिटल अकाउंट कितने की, 3,750 की। इसके अलावा आपने और किसकी कैपिटल वापस की, Y की, तो Y's कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो वाइस कैपिटल अकाउंट में आपने कितने पैसे उसके वापस किए, 22,500। चलिए जल्दी से टोटल करके चेक करते हैं कि क्या हमारी दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है। अगर आपके बैंक अकाउंट में दोनों तरफ का टोटल सेम आता है इसका मतलब आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से किया है, कोई एरर नहीं है। तो हम टोटल कर लेते हैं और ये टोटल आ रहा है 26,250 का डेबिट साइड का। सिमिलरली मैं क्रेडिट साइड का टोटल करती हूँ तो ये भी आया 26,250 का। इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व किया गया है। तो देखा कितना इजी है इन क्वेश्चंस को हैंडल करना। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। इस क्वेश्चन में जो क्रेडिटर्स का पॉइंट था, क्रेडिटर्स मस्ट हैव बीन पेड ऑफ आउट ऑफ द कैश रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, hence rupees 14,000 is the net amount realized on the sale of assets. So entry will be bank account debited to realization account and amount is 14,000। तो इतना पैसा रियलाइज हुआ था एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके, नेट अमाउंट। I hope this topic is very much clear to you. Thanks for watching.